दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक पैसा कैसे कमाती है? अब बैंक के पास कोई ऐसा जादुई घड़ा तो है नहीं कि उसने जाकर के वहां पैसा डाला और वो जो है डबल हो गया, या फिर बैंक के पास कोई हेरा फेरी मूवी की तरह कोई 21 दिन की स्कीम तो चल नहीं रही कि जहां वो पैसा ले जाकर के जमा कर देगी और 21 दिन में डबल पैसा ला करके आपको दे देगी। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि दो तीन चीजों के बारे में आप सोच रहे होगे। आप पहली चीज सोच रहे होगे कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस लेती है, आपको एटीएम इश्यू करती हो तो उसके ऊपर में चार्जेस लेती है, आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेती है। तो एक चीज आपके दिमाग में ये आ रही होगी। दूसरी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि बैंक अपना पैसा जो है वो शेयर मार्केट में निवेश करती होगी, वहां से प्रॉफिट कमाती होगी और वहां से वो पैसा बनाती होगी। तीसरी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उसको वो क्या करती होगी, लोन के रूप में लोगों को देती है और उसमें कुछ परसेंट मार्जिन लेकर के क्या करती है, अपना पैसा बना लेती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ी रकम जो बैंक कमाती है? आप देखिए कि बैंक जो है अपने ऑफिस पूरे देश में खोलती है, देश के बाहर भी जाकर के अपने ऑफिस खोलती है, अपने एम्प्लॉय को एक अच्छी तनख्वाह देती है और साथ में हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो ये प्रॉफिट कहां से आता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज राठौर और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा कि बैंक इतनी मोटी रकम कैसे कमाती है, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। एक फेमस अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा था डिपॉजिट क्रिएट्स लोन एंड लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स। तो ये जो लाइन है यही एक वो फॉर्मूला बन जाती है दोस्तों, जिससे बैंक एक मोटी रकम की कमाई करता है हमारे द्वारा दिए गए डिपॉजिट से, और उस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख सृजन। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग साख सृजन को समझेंगे, साथ के साथ जो लीगल रिजर्व रेशियो होते हैं बैंक के, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिएगा और बहुत सी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बैंक में कोई जो है, अगर आप बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये 10,000 रुपए बैंक में जाकर के क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। तो ये 10,000 रुपए जो है ये क्या कहलाता है, बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। यानी कि पहली बार जो 10,000 रुपए इन्हें जाकर के जमा किया बैंक में, ये बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट है। अब आपने जो सोचा था, आप सोच रहे थे कि ये 10,000 रुपए जो है वो बैंक क्या करेगा, लोन पे दे देगा। मान लीजिए 10,000 रुपए किसी ने जमा किया तो उसके ऊपर में आप आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एफडी पर जो है नॉर्मली आप देखेंगे 6.5-7% जो है वो बैंक्स जो है आपको इंटरेस्ट देती है। अगर सीनियर सिटीजन वगैरह है तो मैं बढ़ा के मान लेता हूं कि 8 या 9% तक दे देती है। चलिए मैं मान लेता हूं 9% तक दे देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोन लेने बैंक में जाते हैं, होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, इस तरीके का कोई भी लोन लेते हैं, तो आपको 11 से 12% पे बैंक जो है आपको लोन दे देती है। मैंने बढ़ा करके माना हुआ है। इवन आप देखेंगे कि होम लोन 8.5-9% पे भी मिल जाता है, लेकिन मैं बढ़ा करके ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। फिक्स डाटा की यहां पर बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक समझ के तौर पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो अब मान लीजिए कि आपने 8% पकड़ लिया एफडी का और 12% पकड़ लिया कि आपको लोन दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये 4% का जो बीच में गैप है, इससे बैंक इतनी मोटी रकम की कमाई कर सकता है, इतनी मोटी कमाई कर सकता है कि जिससे वो हजारों करोड़ रुपए साल में प्रॉफिट कमा ले? और जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें अगर रुपए की हालत पूछी जाए तो आप और मेरे जैसे मध्यवर्गीय लोगों को पता होता है कि सेविंग अकाउंट में कितना रुपया होता है हमारे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि बैंक जिस प्रोसेस का सहारा लेता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्या हुआ कि जब इस बैंक में इस आदमी ने जाकर के 10,000 रुपए जमा किया तो बैंक इस 10,000 का ही सिर्फ लोन नहीं देता, वो जो है इसको बढ़ा करके क्या करता है, 90,000 रुपए तक का लोन बांटता है और उस पर वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है और उस इंटरेस्ट को वो लेता है और आपको 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट पे करता है और इससे वो एक मोटी रकम की कमाई करता है। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में समझाता हूं। जैसे ही 10,000 रुपए बैंक के पास पहुंचे तो बैंक करता क्या है, अपने अनुभव
के आधार पर और बैंक की जो लीगल बाध्यताएं हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, इसको बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि वैधानिक कोष अनुपात। इसको दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका CRR और एक होता है बच्चा आपका SLR। ठीक है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित कोष वो कोष होता है जो बैंकों को RBI की गाइडलाइन के मुताबिक अपनी जो कुल जमा है उसका एक निर्धारित हिस्सा उनको RBI के पास रखना पड़ता है कैश फॉर्म में यानी कि नगद रूप में। ठीक है, ताकि कभी आवश्यकता पड़े, ठीक है, कभी कोई क्राइसिस आ जाए, बैंक कुछ खराब, बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, रप्ट हो जाए, तो कम से कम RBI उसका जवाब दे सके। दूसरा होता है SLR सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, उसका मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब कि अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा बैंक तरल रूप में अपने पास रखता है जिससे कि इमरजेंसी के दौरान वो क्या कर सके, उसको यूज कर सके विद RBI की परमिशन से, बिना RBI की परमिशन के यूज नहीं कर सकता। तो इन दोनों को मिला करके हम टर्म को नाम देते हैं लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि वैध कोष अनुपात। तो इस वैध कोष अनुपात के रूप में कुछ पैसा जो है बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। वर्तमान में अगर आप देखो तो CRR जो है आपका 4% है और SLR अगर देखें तो 18% के करीब है। लेकिन यहां एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के दृष्टिकोण से, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हम थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि 10% जो है वो आपका लीगल रिजर्व रेशियो है। ऐसा मैंने माना है, कल्पना की है, तो ये मैं मान लेता हूं कि लीगल रिजर्व रेशियो हमारा क्या है, 10% है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर मैं कुछ मान्यताएं आपको पहले ही सिखा देता हूं ताकि आपके मन में जो सवाल आने वाले हैं वो सवाल वहीं पर रुक जाए। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ये माना है कि पूरे देश में एक ही बैंक है, पूरे देश में एक ही बैंक है। ठीक है, और साथ के साथ मैंने ये माना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये फॉर्मूला आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके मन में सवाल आने वाला है कि सर अगर मान लीजिए कि एक बैंक से दूसरे में पैसा जमा कर दे, दूसरा तीसरे में पैसा जमा कर दे, या फिर जो है वो पैसा अपना निकाल ले, तो इन सवालों के जवाब भी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए ये मान्यता मान लेते हैं हम कि बैंक जो है पूरे देश में एक ही काम कर रहा है और सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 10,000 रुपए यहां पर जमा किया गया है, इन्हें जमा किया, तो बैंक ने क्या किया, मान लीजिए कि 10% उसका LRR है, तो उसने क्या किया, इसमें से 10% यानी कि 1,000 रुपया जो है वो अपने पास रख लेता है, LRR के रूप में बचा लेता है वो 1,000 रुपए, और 9,000 रुपए का बेटा वो क्या करता है, वो जो है लोन दे देता है। वो क्या करता है, लोन कितने का देता है, 9,000 रुपए का लोन दे देता है। अभी तक आपकी सोच यही तक सीमित थी कि जितना पैसा हमने जमा किया है उसी के ऊपर में वो इंटरेस्ट कमा करके हमको हमारा इंटरेस्ट दे देता है और ऊपर के मार्जिन पे वो खेल जाता है, जबकि इससे मोटी रकम की कमाई नहीं हो सकती। तो ये मोटी रकम कहां से आती है, यही एक बड़ा सवाल है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब बैंकें आपको लोन करती हैं तो आपने देखा है कि बैंक जब आपको लोन देती हैं तो वो आपका क्या करती हैं, एक लोन अकाउंट खोल देती हैं। वो उतना पैसा आपको कैश में नहीं देते, वो आपको एक लोन अकाउंट खोल देते हैं और उस लोन अकाउंट में वो क्या करता है, पैसे को डाल देते हैं। आप जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक अपने अनुभव के आधार पे ये मान के चलता है कि भैया आपने लोन अगर लिया है तो किसी ना किसी काम के लिए लिया होगा, किसी ने शादी के लिए लोन लिया होगा, किसी ने प्लॉट खरीदने के लिए लोन लिया होगा, किसी ने मकान बनाने के लिए लोन लिया होगा, किसी ने गाड़ी के लिए लोन लिया होगा। लोन आदमी तभी लेता है जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है किसी बड़े काम को करने की। तो बैंक क्या करती है, आप जब बैंक में गए, बैंक ने आपको ये 9,000 रुपए का लोन दिया और इस 9,000 रुपए के लोन के लिए उसने आपका क्या किया, आपका जो है 9,000 रुपए से क्या किया, एक अकाउंट खोल दिया जो आपका क्या बन गया, लोन अकाउंट बन जाता है, या इसी को जो है सेकेंडरी अकाउंट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको जो है क्रेडिट अकाउंट या फिर जो है इसको हम लोग जो है सेकेंडरी अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस अकाउंट में ये जो आपका दूसरा अकाउंट है इसमें बैंक ने क्या किया, 9,000 रुपए को जमा कर दिया। अब जैसे ही बैंक ने 9,000 रुपए उस खाते में जमा किया तो बैंक ने अपने अनुभव के आधार पर और अपनी लीगल बाध्यताओं के तहत इस 9,000 रुपए का क्या किया, इसका भी उसने क्या किया, 10% रोक लिया, यानी कि 900 रुपए उसने रोक लिया और बाकी बचा 8100 का बच्चा उसने क्या किया, लोन दे दिया। क्लियर है? इसी तरीके
तरीके से अब जब ये 8100 रुपए इसने जिस व्यक्ति को लोन दिया है उसका वो क्या करेगी, एक लोन अकाउंट खोल देगी, यानी कि उसका क्रेडिट अकाउंट खोल देगी और उसके क्रेडिट अकाउंट में क्या करेगी, इस 8100 रुपए को जमा दिखा देगी, ये डिपॉजिट के रूप में दिखा देगी और इसका 10% यानी कि 810 रुपए वो जो है वो क्या करेगी, लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में रख लेगी और बाकी का जो 7290 रुपए यहां पर बच गया उसको वो क्या करेगी, लोन के रूप में दे देगी। क्लियर है, बात समझ में आई। और ये प्रक्रिया है जो दोस्तों ये तब तक चलती रहेगी जब तक यहां पर जो है जीरो नहीं हो जाता, जब तक यहां पर जीरो नहीं हो जाता। बात समझ में आई, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका जब पूरा कैलकुलेशन आप निकाल करके आएंगे तो यहां पर जब आप देखेंगे तो कुल जमा में आपको 1 लाख रुपए दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पर आपको कुल जो है 10,000 रुपए दिखाई देगा, किसके रूप में, लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में। और लोन के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 90,000 रुपए दिखाई देगा। ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, टेक्निकल टर्म्स को मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कि जैसे कि आप देखेंगे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, मनी मल्टीप्लायर जो है उसको कैसे निकाला जाता है, टाइम डिपॉजिट को क्या क्या होता है, ठीक है। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक विषय की बात है। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि वो पैसा कमाती कैसे है। तो ध्यान से सुनिए यहां पर कि जो इन्होंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए यहां पर है और जो 10,000 रुपए आप देखेंगे कि जो प्राइमरी डिपॉजिट था, इस 10,000 रुपए पे बैंक आपको क्या कर रही है, 8% दे रही है। जो हम लोगों ने माना था कि 8% जो है मैक्सिमम एफडी में वो आपको दे रही है, 10,000 रुपए पे 8% आपको वो पे कर रही है। और इस प्रक्रम में आप देखेंगे कि 90,000 रुपए का बैंक ने क्या किया है, लोन दिया है। कितना टोटल लोन कितना दे दिया है, 90,000 रुपए का लोन दे दिया है। और इस 90,000 रुपए पे वो जो है 12%, हम लोगों ने माना था कि 12% पे वो लोन प्रोवाइड कर देती है, तो 4% का मार्जिन हम लेके चल रहे हैं। तो आप ये देखो कि उसने क्या किया, 90,000 रुपए पे 12%, यानी कि अगर आप देखेंगे कि 90,000 का 12% अगर आप निकाल लो तो आपको मिलेगा कि 1,08,000 रुपए जो है उसने क्या किया, कमाया। और उसमें 10,000 रुपए में से आपको क्या कर दिया, आपको जो उसने जो है 10,800 रुपए उसने क्या किया, ब्याज के रूप में कमाया। और आपको 800 रुपए की चिल्लर जो है यहां पे पकड़ा दी और पूरा का पूरा 10,000 रुपए जो है सेफ अपना जो है मुनाफा कमा लिया। ये जो है बैंक का बिजनेस मॉडल होता है। अभी हम ये मान के चल रहे थे कि एक ही बैंक है और सारे ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अब आते हैं आपके सवालों के जवाब पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए कि इसने जो है 10,000 रुपए जमा किया, बैंक ने 9,000 रुपए का लोन दे दिया, इसे 9,000 रुपए इसने ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा, ये जाकर के मान लीजिए किसी दूसरे बैंक में जमा कर दे उस पैसे को। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर वो ऐसा करता है, दूसरे बैंक को पे कर देता है, तो बैंकिंग चैनल में घूमकर कहीं ना कहीं पैसा वो यहीं पर आ जाता है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में आज 10,000 रुपए दिखा रहा है, पासबुक आप एंट्री कराने गए 10,000 रुपए दिखा रहा है, कल आपने किसी को 5,000 रुपए यूपीआई कर दिए, उसने क्या किया, आपका 10,000 जो दिख रहा था वो कितना दिखने लगा, 5,000। और जिसके में 5,000 था उसके में कितना दिखने लगा, 10,000। मनी का फ्लो जो है वो कहीं पर भी फिजिकल ट्रांजैक्शन हुआ क्या, आपकी जेब से पैसे निकल करके वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। तो बैंकिंग सिस्टम में बैंक ये मान के चलता है कि अधिकतम आप जो है कैश के रूप में बहुत ही कम पैसा यूज करोगे, ज्यादातर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही उस पैसे को यूज करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो चाहती है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा करें, जिससे कि ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा सके और क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो। अब आते हैं बात पे किस पे, कि ये जो सीआरआर और एसएलआर है, ये मैंने आपको बताया कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा दो टर्म आप सुनते हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक क्या होता है, रेपो, और एक क्या होता है, रिवर्स रेपो। अमूमन आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस दर पे बैंकें जो है वो क्या करती हैं, आरबीआई से उधार लेती है कुछ समय के लिए, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और आरबीआई जब यही काम बैंकों से करती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो का फुल फॉर्म होता है रिपर्चेजिंग ऑप्शन, यानी कि पुनर्क्रय विकल्प। मतलब ये होता है कि रेपो का मतलब होता है प्रतिभूतियों का इस वादे के साथ क्रय करना कि जब भी बैंक
बैंक चाहेगी उसको बेचेगी आरबीआई, तो कॉमर्शियल बैंक्स को उसको परचेज करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारी मौद्रिक नीति आती है, आपने देखा होगा कि आरबीआई समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और उसका उद्देश्य होता है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित रखना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं मांग और पूर्ति का नियम, कि अगर जो है मांग नियत रहे और पूर्ति में वृद्धि कर दी जाए, इफ द डिमांड इज कांस्टेंट एंड द सप्लाई इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ द गुड विल डिक्रीज। तब जो है क्या होगा, अगर पूर्ति बढ़ती चली जाएगी तो मुद्रा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कार्यभार जो कार्य दिया जाता है आरबीआई को दिया जाता है कि वो उसको क्या करेगी, नियंत्रित करेगी अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो आए दिन आप देखते हैं कि जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है तो अपने इन फॉर्मूलाज में क्या करती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, इनमें क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है। तो क्यों बनाया गया ये रेपो रेट, क्यों लाया गया, उसका कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कि जैसे मान लीजिए कि बैंक, आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है, तो वो जो लोन तो बैंक रेट पर भी दे सकती है, लेकिन बैंक रेट पे होता क्या था कि अगर बैंक रेट पे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, अब कॉमर्शियल बैंक के पास आया पैसा, अब पैसा आया, पता चला 10,000 बैंक के पास, बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया कितना, 90,000, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर हो गई कितनी, 90,000 तक बढ़ गई। तो मनी सप्लाई जो है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी मार्केट में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जब आरबीआई बैंकों के पास जाता था और कहता था भैया पैसा वापस करो, तो कॉमर्शियल बैंक कहते थे कि भैया एक बात बताओ, तुमने पैसा दिया है तो उसका इंटरेस्ट ले रहे हो, कोई एहसान थोड़ी हमारे ऊपर कर रहे हो। तो आरबीआई को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी कि जब वो चाहे तो मॉनेटरी जो है पैसे को वापस खींच सके। तो उसने एक हथियार बनाया जिसको बोला गया क्या, रेपो रेट। मतलब अब वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास जाती है पैसा मांगने के लिए, तो आरबीआई कहता है एक काम करो, तुम जो है ना, तुम जो है हम तुम्हारे पास जो सिक्योरिटीज हैं उन सिक्योरिटीज को लेके आओ, हम तुमको उसके बदले में क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि जब भी हम ये सिक्योरिटी तुमको वापस करेंगे तुमको इसको खरीदना पड़ेगा। मतलब कि प्रतिभूतियों का इस वादे के साथ क्रय करना कि जब भी क्रेता चाहेगा वो विक्रेता को वापस करेगा और उसे उसको लेना पड़ेगा। तो वो कहलाता है आपका क्या, रेपो, यानी कि रिपर्चेजिंग ऑप्शन। अब आरबीआई के पास एक हथियार आ गया, जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी, आरबीआई क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को निकालेगा और कमर्शियल बैंक से कहेगा भैया एक काम करो, ये रखो अपनी सिक्योरिटी और पैसा हमको दो। अब कमर्शियल बैंक पैसा कहां से लाएगा, मार्केट से जो पैसा उसके पास डिपॉजिट होगा उस पैसे को ले जाकर के किसको देगा, पहले आरबीआई को देगा। तो जाहिर सी बात है कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ये हथियार इजाद किया था किसने, आरबीआई ने, रेपो और रिवर्स रेपो। और सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं, तो मैंने बड़ी आसानी से आपको समझा दिया कि जो भी कुल जमा होती है बैंक की, उसकी कुछ निर्धारित राशि जो है वो बैंकें क्या करती हैं, नगद रूप में आरबीआई के पास रखती हैं, जिसको नगद आरक्षित कोष कहा जाता है। तथा कुछ राशि जो है, निर्धारित राशि, वो अपने पास तरल रूप में रखती है। तरल रूप का मतलब यहां पर लिक्विड फॉर्म का मतलब, जैसे गोल्ड के रूप में रख लिया, फॉरेन रिजर्व के रूप में रख लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख लिया, ऐसे जो है क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती है, जिसको बोला जाता है सैल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये वो चीजें थी जिसकी बाध्यताओं के अंतर्गत रहते हुए बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है और इसी से वो एक मोटी रकम कमाता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेटमेंट है कि डिपॉजिट क्रिएट्स लोन एंड लोन क्रिएट्स डिपॉजिट। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इस डिपॉजिट ने, इस 10,000 रुपए के डिपॉजिट ने क्या किया, 90,000 रुपए का लोन क्रिएट किया। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लोन था इसी ने क्या किया है, डिपॉजिट क्रिएट किया है। तो ये वो फॉर्मूला था जिससे बैंक अपना बिजनेस मॉडल चलाती है और मोटी मात्रा में पैसा कमाती है। सबसे बड़ा जो पैसे का सोर्स है वो क्या है, बैंक में क्रेडिट क्रिएशन। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है बैंक के बिजनेस मॉडल में, जिससे बैंक अपना पैसा कमाती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।